Good morning, students. How are you all, dear students? Last time we studied about the valence bond theory and related complexes. Today we are going to start next topic, that is last topic of the unit, that is crystal field theory. Crystal field theory में main points जो है क्या है? Crystal field theory was developed by Hans Bethe and John Van Lecht. मेन पॉइंट जो इस थ्योरी के क्या है? फर्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसीडर्स द मेटल लीजेंड बॉन्ड टू बी कोवलेंट, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मेटल और लीजेंड के बॉन्ड को कोवलेंट माना था, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इट कंसीडर द बॉन्ड टू बी आयनिक, ये मेटल और लीजेंड के बॉन्ड को आयनिक मानती है, अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। और वो आयनिक जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से बनता है, इसके बीच में मेटल आयन और लीजेंड्स के बीच में। दीज इंट्रैक्शंस वर सिमिलर टू दोज बिटवीन द आयंस इन ए क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल के अंदर आयंस के बीच में इंट्रैक्शन होती है, जैसे कि NaCl क्रिस्टल है उसमें Na+ और Cl- आयंस के बीच में जो इंट्रैक्शन है, सेम टाइप की इंट्रैक्शन जो है मेटल लीजेंड बॉन्ड्स में प्रेजेंट होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इस थ्योरी को नेम दिया गया, दैट इज व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको CFT बोलेंगे, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को VB थ्योरी बोल रहे हैं शॉर्ट में। सेकंड पॉइंट है, इट ट्रीट ईच लीजेंड एज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हर एक लीजेंड को नेगेटिव चार्ज का पॉइंट मानती है। अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड्स अराउंड मेटल आयन इज सच दैट द रिपल्सन बिटवीन दीज नेगेटिव आयंस पॉइंट्स आर मिनिमम, ये अरेंजमेंट जो है लीजेंड्स की मेटल आयन के चारों तरफ इस तरीके से होती है कि लीजेंड्स के बीच में नेगेटिव चार्ज के जो पॉइंट हैं इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम मानी गई है, ठीक है। इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ लीजेंड्स ऑन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये क्या करती है, ये जो मेटल आयन जब फ्री होता है, मेटल एटम या आयन फ्री स्टेट में होता है, तो उसके जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स के ऊपर लीजेंड्स का क्या इफेक्ट होगा उसको ही कंसीडर करती है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन ए फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन, जब फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन होता है तो उसमें क्या होता है, ऑल 5d ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जीज, सभी 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है, दैट इज दे आर डिजेनरेट, वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। बट जैसे लीजेंड अप्रोच करते हैं मेटल आयन को फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो दिस डिजेनरेसी स्प्लिट, वो डिजेनरेसी टूट जाती है, और द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग जो डिजेनरेसी के टूटने का जो पैटर्न है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लीजेंड्स और क्रिस्टल फील्ड। तो मोस्ट कॉमन जो है स्प्लिटिंग जो है, इट इज वेल क्लियर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्प्लेक्सेज दैट आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। सो लिस्ट स्टूडेंट, देखिए CFT थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज representing the legends with small negative charges and metal ion with positive charge, octahedral geometry is represented as। अगर हम legends को small negative charge मान लें और metal atom या ion को positive charge से represent करें, तो octahedral geometry is represented as follows। octahedral geometry को another name से हम बोल सकते हैं square bipyramidal। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ में दो पिरामिड है ऊपर और नीचे, इसलिए स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो लीजेंड्स है उनका 5d ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या इफेक्ट होता है। उससे पहले d ऑर्बिटल्स के शेप को ध्यान से देखें, तो dxy, dyz, dzx, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो लॉब्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस है। और dx2, y2, dz2 में आप देखें यहाँ पर जो लोब्स हैं, दीज आर लाइंग अलोंग द एक्सिस। अब हम ध्यान से देखेंगे कि जब लीजेंड्स मेटल एटम या आयन को अप्रोच करता है, तो वो ऑर्बिटल्स जिनके अंदर लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है और वो ऑर्बिटल्स जिनमें अलोंग द एक्सिस है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा
जब मेटल एटम की तरफ लीजेंड अप्रोच करेगा तो उस केस में क्या होगा कि जो लीजेंड्स है, लीजेंड रिपल्सन करता है किसके साथ में, डी ऑर्बिटल्स के साथ में। तो रिपल्सन कैसे करेगा, अब जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है dx2 dz2, these orbitals will experience greater repulsion from the negative charge of ligands। अब देखो dx2 dz2 जो ऑर्बिटल्स है मेटल के एटम के या आयन के, प्री आयन मेटल जो है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल्स है dx2 dz2, these will experience greater repulsion from the ligands। और जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द लोब्स वाले हैं dxy yz dzx, these will experience less repulsion from the ligands। एज ए रिजल्ट क्या होगा, वेयर देयर इज रिपल्सन, पहली बात तो जब नेगेटिव चार्ज के लीजेंड से जब अप्रोच कर रहे हैं मेटल एटम या आयन को, तो 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू रिपल्सन। जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद फर्दर जब जो सेकेंड स्टेट आ जाएगी, उस स्टेट के बाद फर्दर जब लीजेंड अप्रोच करते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उस टाइम पे 5d ऑर्बिटल जो है वो डिजेनरेसी मेंटेन नहीं रहती, वो स्प्लिट हो जाती है। और स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है कि जिन ऑर्बिटल्स की लोब अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होती है ये ज्यादा रिपल्सन की वजह से हायर एनर्जी में चले जाते हैं, और जो डी ऑर्बिटल्स जिनमें लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस है वो लेस रिपल्सन फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है dx2 dz2 से कम रह जाती है। तो जो पैटर्न है डिजेनरेसी का, दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर देखें दिस इज एनर्जी, और जब मेटल एटम या आयन फ्री स्टेट में होता है तो डी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट एनर्जी के हैं, और स्टेट फर्स्ट में वो विदाउट एनी इंटरेक्शन ऑफ द लीजेंड्स है। तो उस टाइम पर एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स लोअर है। जैसे ही लीजेंड अप्रोच करते हैं तो टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स इज रेज्ड। सभी जब स्फेरिकल और क्रिस्टल फील्ड में होते हैं तो सभी ऑर्बिटल्स की जो एवरेज एनर्जी है वो रेज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही पॉइंट चार्ज या नेगेटिव चार्ज के लीजेंड अप्रोच करते हैं तो रिपल्सन सभी ऑर्बिटल्स के ऊपर होती है, किसी पे कम होती है किसी पे ज्यादा होती है, एवरेज एनर्जी सभी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जब फर्दर रिपल्सन होती है तो उस केस में स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाती है, dx2 y2 dz2 में ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, तो उसके अंदर रिपल्सन ज्यादा होती है क्योंकि ये दोनों अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, और ये अलोंग द एक्सिस नहीं होते, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इनमें कम रिपल्सन होती है। तो एवरेज एनर्जी का लेवल है जिसको बैरी सेंटर कहा गया है। अब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा नॉट ओ से बढ़ जाती है, और dxy yz zx इनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से लोअर हो जाती है, यानी कि -0.4 डेल्टा ओ का मतलब है कि 0.4 से लोअर हो जाना माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगी, एनर्जी लोअर हो गई है। ठीक है, अब जब स्प्लिटिंग होती है तो dx2 y2 dz2 ये हायर एनर्जी के होते हैं, इनको ईजी ऑर्बिटल्स कहा जाता है, ईजी, और इनको T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, T2G ऐसे बोलेंगे, T2G ऑर्बिटल्स। ये जो नेम यानी कि सिंबल दिए गए ईजी और T2G, ये आपके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर टर्म्स है ये ईजी और T2G। ठीक है, ये आपके मतलब जो है सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हायर जो है क्लासेस में उनको वहां पर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है ईजी और T2G जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स हैं जो आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डिफरेंस बिटवीन द dxy यानी T2G ऑर्बिटल्स dxy yz dzx और dxy yz dzx, इनके बीच की जो एनर्जी का जो गैप है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा ओ। डेल्टा ओ में ओ रिप्रेजेंट्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ओ। अब किसी पार्टिकुलर मेटल आयन के लिए लीजेंड्स की नेचर क्या है
कितनी स्प्लिटिंग होगी, इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ए सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उनमें लीजेंड्स की स्प्लिटिंग पावर के बेस पर जो अरेंज किया जाता है उनको। सो फॉर एनी मेटल कैटायन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, यानी कि जो CFSE है उसकी जो अमाउंट कितनी होगी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लीजेंड, लीजेंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सम लीजेंड्स विच आर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस लार्ज स्प्लिटिंग, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लीजेंड है वो लार्ज स्प्लिटिंग करते हैं d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में, और जो लीजेंड्स वीक फील्ड के हैं वो क्या करते हैं, लेस स्प्लिटिंग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द लीजेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE या splitting are given as I minus iodine, bromide, sulfide, thiocyanate, chloride, fluoride, hydroxide, oxalate, oxide, water, isothiocyanate, ammonia, ethylene diamine, ethane 1,2-diamine और नाइट्रो, साइनो एंड CO कार्बोनिल। तो लीजेंड्स, अब आपको ये कैसे पता चलेगा किसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड का लेंगे, किसको वीक का लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, H2O को आप सेंटर पॉइंट मानना, H2O के जो अबोव है, हायर जो ऑर्डर में है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स, और H2O से कम जो है वो क्या होंगे, आपके वीक फील्ड लीजेंड्स। और जनरली आपको जो याद रखना है, आपके जो एग्जाम्स में मेनली आता है वो आता है वीक फील्ड में जो होगा वो होगा हैलोजेंस का, या तो F के साथ होगा, जैसे CuF6 3- हमने पढ़ा था, या तो F के साथ होगा या फिर Cl के साथ हो सकता है, ठीक है, F के साथ या Cl के साथ हो सकता है कंपाउंड, या फिर HCl-। इनके अलावा और कम चांसेस होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो आपका होगा अमोनिया, En, Cl और CO, अमोनिया, En, Cl और CO, ये 4 हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा और स्प्लिटिंग, जो CFSE है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। अब ये जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग CFSE वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंजमेंट जो है, अब इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है CFSE इज इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6y ब्रैकेट क्लोज डेल्टा O। x क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g, और y क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। अब हम कुछ एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है CFSE वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, जिन मेटल एटम या आयंस के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, D1, D2 और D3, D1, D2, D3 का मतलब है कि इनके अंदर, अब देखो स्प्लिटिंग कर रखी है हमने। पहले D1 की बात करते हैं। हमारे पास स्प्लिटिंग में dxy, dy और dxy, dyz और dzx, ये 3 लोअर एनर्जी के हैं और 2 जो है हायर एनर्जी के हैं, ठीक है। ये आपके dx2y2 और dz2 है। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन है किसी में, अब देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा था, तो वो आपने पढ़ा था उसमें कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो हैं, जिनके अंदर के n-1 d ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन और फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उनमें पेयरिंग करानी पड़ती है, और जब पेयरिंग कराते हैं तो क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और जब आउटर n-d ऑर्बिटल्स का यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, उस केस में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे पता चलेगा, लो स्पिन मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती हो, हाई स्पिन मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना हो, मैक्सिमम अनपेड रहते हो। तो देखो पहले D1, D2, D3 जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, कुछ नहीं होता, सिंपल एक ही कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोअर एनर्जी में पहले एक इलेक्ट्रॉन फील किया जाएगा, उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन तीनों में आ जाता है फिर नेक्स्ट के बारे में सोचते हैं। तो पहले क्या D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया यहाँ पर, ठीक है।
अब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या ये दोनों ही वेकेंट है, तो हाई स्पिन लो स्पिन की बात इसमें नहीं करेंगे। तो D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन में हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात नहीं की जाती। तो देखो हम इसकी CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। CFSE इज इक्वल टू -0.4x माइनस 0.4 x की वैल्यू क्या 1, लोअर T2g ऑर्बिटल्स में एनर्जी, T2g ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस 0.6 इंटू वाई 0 और आगे क्या डेल्टा ओ, तो -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0 इज इक्वल टू डेल्टा ओ। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है -0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, 2 के लिए अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी CFSE D2 के लिए CFSE क्या हो जाएगी, CFSE हो जाएगी -0.4 इंटू 2 और प्लस 0.6 इंटू 0 और ये क्या हो जाएगा आगे डेल्टा ओ, यानी कि -0.8 डेल्टा ओ। 3 अगर करें तो D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 और ये क्या हो जाएगा आपकी डेल्टा ओ, यहाँ से आएगी -1.2 डेल्टा ओ। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि D1 2 3 के बाद 4 5 6 7। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिटिंग की जो हम CFSE की बात करते हैं। अब हम D4 D5 D6 7 इनके अंदर हाई स्पिन लो स्पिन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं D4, नेक्स्ट होगी D5, नेक्स्ट होगी D6, फिर D7। ठीक है, उसके बाद D7 और D8, इसको भी लिख देते हैं D8 को। ठीक है, अब देखें ध्यान से D4 है, अब हम एक साइड में लिख रहे हैं लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन कर लेते हैं इधर, हाई स्पिन। तो पहले लो करते पेयरिंग वाला कंसेप्ट ले लेते हैं, यहां पर लो ले लेते हैं लो स्पिन और दूसरी साइड में ले लेते हैं यहां पर हाई स्पिन। तो ध्यान से समझना इसको, हाई स्पिन लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स को। D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 में इनके नेम अंडरस्टूड है आपको, dxy yz dzx बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, dx dz स्क्वायर। तो यहाँ पर D4 है, लो स्पिन है, यानी कि पेयरिंग होगी इसमें 1 2 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा सिंगल सिंगल। अब लो स्पिन है तो यानी लो स्पिन का मतलब जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय पेयरिंग कर गए यहाँ पर। और पेयरिंग कौन से करते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा वो पेयरिंग करते हैं। यानी कि पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लेस है और जो डेल्टा ओ है वो ज्यादा है, उस केस में जो है पेयरिंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड के केस में। तो यहाँ पर पहले ऊपर फील करने के बजाय पेयरिंग होगी, क्यों, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है। उसकी वजह यही साइड में हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए अगर इसके लिए बात करें तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा आपके पास 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, हाई स्पिन में जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अनपेड रहेगी तो 4th इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा। तो इसके लिए CFSE की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g, ये T2g है और ये Eg है। तो T2g में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू 0 आगे डेल्टा हो, यहाँ से क्या आएगी 4 और 4 ये 1.6 माइनस 1.6 डेल्टा ओ आ जाती है। ठीक है, हाई स्पिन में क्या होगा, यहाँ पर CFSE की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू -0.4 नीचे कितने हैं 3 और प्लस 0.6 इंटू 1 और आगे क्या होगा डेल्टा ओ। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -1.2 और प्लस 0.6 और यहाँ से आपकी आई डेल्टा ओ, यानी कि -0.6 डेल्टा ओ। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। सिमिलरली D5 की अगर बात करें, D5 में क्या होगा कि ये दो ऑर्बिटल ऊपर हो गए और 3 ऑर्बिटल नीचे। D5 में लो स्पिन बनाना है, पहले 1 2 3 फिर पेयरिंग करेंगे 4 और 5। हाई स्पिन में कैसे बनेगा, इसमें ये 2 ऑर्बिटल जो है लोअर ये हायर एनर्जी के हैं और 3 जो लोअर एनर्जी के हैं। तो 5 करने हैं 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो यहाँ पर CFSE की वैल्यू कैसे लिखेंगे, CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू
5 प्लस 0.6 इंटू 0 और आगे क्या लिखेंगे डेल्टा ओ। यहाँ से कितने वाले को माइनस 2.0 डेल्टा ओ आ जाती है। इस केस में क्या होगा, CFSE की वैल्यू कैसे लिखेंगे, CFSE इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन लोअर में है माइनस 0.4 इंटू 3 और प्लस में 0.6 इंटू 2 और यहाँ से आगे क्या लिखेंगे डेल्टा ओ, तो माइनस का 1.2 और प्लस का 1.2 और आगे क्या होगा डेल्टा ओ यानी कि 0 आ गई। ठीक है, इसमें आ जाएगी 0 आ जाती है। नेक्स्ट है D6 में लो स्पिन जो होगी पेयरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग कर दी सारी। ये T2G है और ये EG है। हाई स्पिन में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हाई स्पिन है। हाई स्पिन पहले तो सिंगल सिंगल पेयर करेंगे, सिंगल सिंगल फील्ड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पेयरिंग होगा नीचे। तो इस केस में CFSE की वैल्यू क्या आएगी, CFSE इज इक्वल टू क्या आएगी माइनस का 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 और यहाँ से क्या आएगा आपका डेल्टा ओ, आएगा माइनस 2.4 डेल्टा ओ। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पर CFSE की वैल्यू होगी CFSE इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 और आगे क्या होगा डेल्टा ओ। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस 1.6 और प्लस 1.2 डेल्टा ओ, यहाँ से आएगी माइनस 0.4 डेल्टा ओ। इस तरीके से जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में D6 के लिए। अब हम बात करते हैं D7 और D8 की। ठीक है, D7 और D8 में किस तरीके से जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग यानी CFSE की वैल्यू लिखेंगे D7 और नीचे जो है D8। तो D7 में लो स्पिन में लिखेंगे तो 3 ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी के T2G है और ये 2 EG है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 और पहले पेयरिंग होगी 4 5 6 फिर ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन 7th में। यहाँ पर हाई स्पिन में क्या होगा, हाई स्पिन में पहले जो सिंगली फील्ड करेंगे 1 2 3 4 5 उसके बाद पेयरिंग होगी 6 एंड 7। यहाँ पर CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, CFSE इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 और ये डेल्टा ओ। यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस 2.4 और प्लस 0.6 डेल्टा ओ, यहाँ से आएगा आपका माइनस 1.8 डेल्टा ओ। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा आपका CFSE की वैल्यू, यहाँ से आएगा आपकी माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 और आ गया डेल्टा ओ, माइनस 2.0 और प्लस 1.2 और यहाँ से डेल्टा ओ, यहाँ से आएगा माइनस 0.8 डेल्टा ओ। ठीक है, D8 की बात करते हैं। D8 में 2 ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी के EG और 3 जो है ये T2G है, ये EG है। 8 इलेक्ट्रॉन से पहले 1 2 3 फिर इसी में पेयरिंग होगी 4 5 6 फिर 7 एंड 8। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और ये 2 जो है हायर एनर्जी के 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से होगा। CFSE वैल्यू कैलकुलेट करें, CFSE इज इक्वल टू यहाँ पर क्या माइनस 0.4 T2G में कितने 6 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 और डेल्टा ओ, यहाँ से आएगा माइनस 2.4 प्लस 1.2 इज इक्वल ये साथ में डेल्टा ओ यानी माइनस 1.2 डेल्टा ओ। इसमें क्या होगा, अब आप यहाँ देखें दोनों के केस में कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर भी CFSE की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी माइनस 1 डेल्टा ओ। तो आप देखेंगे D1 D2 D3 उसके बाद D8 D9 और D10 सभी के अंदर इन जो मैंने बोला D1 D2 D3
और D8, D9 और D10 सभी में सेम कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो उस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो पाती। उस केस में जो है डेल्टा ओ या CFSE वैल्यू सेम आती है। तो मेन आपके लिए जो ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वो रहेगा आपका D4, 5, 6 एंड 7, उनमें हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें देखें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बी कंसीडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल बाय रिमूविंग नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द जेड एक्सिस। ये माना जाता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जेड एक्सिस के अलोंग जो लॉब्स हैं या जेड एक्सिस के अलोंग जो डी जेड स्क्वायर में, जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 पॉइंट चार्जेस ऊपर और नीचे जेड एक्सिस के ऊपर पढ़े, तो उन दोनों को अगर रिमूव कर दे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रह जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रह जाती है। तो जो ऑर्बिटल जिनमें जेड कंपोनेंट है वो रिमूव होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। तो उसमें स्प्लिटिंग होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, वो किस तरीके से होगी, ये आपकी फ्री स्टेट है, स्टेट फर्स्ट, एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है स्टेट सेकंड, उसके बाद स्टेट सेकंड के बाद जैसे हमने बोला है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए T2G और AG दो स्प्लिटिंग हो गई है, उसके बाद फिर स्क्वायर प्लेनर के लिए फर्दर इससे स्प्लिटिंग हुई है। तो जिनमें जेड कंपोनेंट है वो लोअर एनर्जी के होगी DXZ, DYZ और DZ स्क्वायर, जो XY कंपोनेंट वाले हैं वो हायर एनर्जी के हो जाते हैं। तो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब है CFT थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का रिवर्स होता है, तो यहाँ पर उसमें ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर 0.6 डेल्टा ओ से एनर्जी इंक्रीज होती थी, यहाँ पर 0.4 से इंक्रीज है और -0.6 से डिक्रीज है, यानी 0.6 से डिक्रीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये डेल्टा टी हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, जो डेल्टा टी है वो 4/9 होती है डेल्टा, ये सब यहाँ पर डेल्टा ओ ही रखेंगे, डेल्टा 9 जो डेल्टा टी है जो 4/9 डेल्टा ओ होती है, यानी कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE वैल्यू से डायरेक्ट जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। So dear student, last topic is factors affecting the stability of coordination compounds। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है। तो इट मीन्स जो 3+ चार्ज वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो 2+ चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक में कोबाल्ट +3 में है, दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर Cr+2 में है या Pt+2 में है, तो उस केस में जो कोबाल्ट का +3 चार्ज का कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द +2 चार्ज कॉम्प्लेक्स। अब इरविंग एंड विलियम्स ने नेचर ऑफ लीजेंड्स के रिस्पेक्टिव जो एक ऑर्डर दिया हुआ है सेकंड +2 चार्ज के कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो ऑर्डर ये आपको याद करना है Mn आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो आपको पता है वैसे भी ऑर्डर जो आपको पता है, देखो मैग्नीज 25 है, 26, 27, 28, 29, 30, तो यही ऑर्डर है। सेम आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर 25 से लेकर 30 तक का ये सेम ऑर्डर दिया गया है। तो जिंक के +2 में कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कोबाल्ट इन +2 या निकल इन +2। सेकेंड है नेचर ऑफ मेटल आयन। अब मेटल आयन की नेचर कैसी है, यानी कि जो मेटल आयन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, क्लास A एक्सेप्टर, क्लास B एक्सेप्टर। आपको पता है मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो क्लास A एक्सेप्टर में कौन से मेटल्स हैं, जो ग्रुप 1st, 2nd के हैं और ग्रुप 3 to 6 के अर्लियर मेंबर है, स्टार्टिंग के मेंबर हैं। ठीक है, ऊपर वाले। और जो क्लास B में क्या है, ट्रांजिशन मेटल आफ्टर ग्रुप 6, ग्रुप 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा गया है। ये ग्रुप नंबर 3 से 12 में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लास B एक्सेप्टर्स हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली जो है इनके हैवियर मेंबर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और थर्ड पॉइंट इज बेसिक नेचर।
जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी लीजेंड की, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, उतना ज़्यादा CFSE होगी। चिलेट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा हुआ कि जो चिलेट इफेक्ट में क्या होता है, जो लीजेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो वो चिलेटिंग लीजेंड्स होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें चिलेटिंग लीजेंड प्रेजेंट है, एक ऐसा है जिसमें चिलेटिंग लीजेंड प्रेजेंट नहीं है। तो चिलेटिंग लीजेंड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर। एक लास्ट पॉइंट है, वैसे आप अपने आप पढ़ लेना, उसमें जो है कलर फॉर्मेशन की बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये कलर फॉर्मेशन शो करते हैं। कलर फॉर्मेशन कैसे शो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल से हायर एनर्जी T2EG ऑर्बिटल में जब जाता है तो फिर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तो उसी दौरान वो एनर्जी या रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ कलर। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक लोअर एनर्जी D ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल से हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल में जाना, यानी कि D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में जाना, तो इसको हम D ट्रांजिशन बोलते हैं। तो D ट्रांजिशन की वजह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर फॉर्मेशन शो करते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो या फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेज, दिस इज ड्यू टू द D ट्रांजिशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर T2G ऑर्बिटल्स मूव टू द हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल, देन व्हेन कम बैक रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर कलर। तो इसीलिए वो कलर फॉर्मेशन करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो जो है कैटलिस्ट के लिए तौर पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि वेनेडियम है, V2O5 है, और सी जो है आपके जो प्लेटिनम है और पैलेडियम है, जो ये एलिमेंट जो है D ब्लॉक के, इनको कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट, यू हैव टू प्रैक्टिस टूडेज वर्क वेरी वेल। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग कैसे है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन में CFSE वैल्यू कैलकुलेट करना पूछ लिया जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछ लिया जाता है, CFSE क्या होता है वो पूछ लिया जाता है। मेनली जो इससे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चन को कैसे करना है आपको समझा दिया गया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में उनमें कैसे हम शेप, स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और रिटन नोट्स आपको कंप्लीट कर लेना है। सितंबर एग्जाम का जो सिलेबस है हमने कवर कर लिया है, तो अब आपको इसकी रिवीजन करनी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को देखना है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू आर फ्री टू आस्क। तो दिस इज इन अ फोटो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।